अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर 2 है उसमें चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ था फ्राडे का। उसने क्या किया था कि दरमियान में उसने एक सर्कल रखा, ठीक है, एक मटेरियल रखा और उस पर एक और उसने क्या किया, आउटर स्फीयर रखा। उसने क्या किया कि जो इनर स्फीयर था उसके अंदर जो है उसने बहुत सारे प्लस अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिस्प्लेस कर दिया और इसको जो है ग्राउंड कर दिया ताकि ये जो है न्यूट्रल हो जाए, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, बीच में उसने इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो सके। मगर उसने क्या देखा, थोड़ी देर बाद वो जो चार्ज है वो डिस्प्लेस हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से, और क्योंकि यहाँ से चार्ज जा रहा था तो वो पॉजिटिव हो गया और जहाँ पे चार्ज आया, जहाँ पे चार्ज आता है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो उसने देखा सेम मैग्नीट्यूड था मगर उसका चार्ज जो है वो पोलैरिटी नेगेटिव थी। तो ये जो चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ये जो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हुई है, जब चार्ज सिंपल होता है तो उसे हम क्यू कहते हैं, और जब चार्ज डिस्प्लेस हो जाए, मूविंग चार्ज होता है, तो वो हमारे पास फ्लक्स कहलाता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो जितना चार्ज होगा अंदर उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे कम है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस कर जाए, या यहाँ पे ज़्यादा है तो थोड़ा सा हिस्सा डिस्प्लेस करे, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आपके पास चार्ज होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा इस पूरे आउटर स्फीयर पे। तो हमें ये पता चला कि भाई फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स का ये हमारे पास सिंबल होता है। हम लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, मगर क्योंकि हम लोग सारे सिस्टम पढ़ रहे हैं साइलेंड्रिकल, स्फेरिकल, और उसमें हमारे पास ये एज अ एंगल मौजूद होता है, तो आप ये नहीं बनाएं, ये बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्यू के बराबर होगा। ठीक है, एक तो अपने ध्यान में ये बात रखें। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि मूविंग चार्ज है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? सिंपल अगर डेंसिटी की बात करें तो आप कोई भी क्वांटिटी डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया, डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, या डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन जो है ना एरिया, तो ये आपके पास डेंसिटी होती थी। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करूँ तो इसको डी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया या सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी। नीचे डिवाइड में वॉल्यूम भी हो सकता है, या नीचे डिवाइड में आपके पास कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यही अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करूं, फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि देखिए जब हमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना तो आपके पास जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया होता है या वॉल्यूम होता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था साइलेंड्रिकल, स्फेरिकल, तो वो कभी भी सिंपल एरिया या सिंपल वॉल्यूम नहीं होते, वो डिफरेंशियल एरिया या डिफरेंशियल सरफेस या डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है। तो अगर यहाँ से आपको फ्लक्स निकालना हो तो आपको किसी भी एरिया से फ्लक्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूँगी, सरफेस को उधर ले जाऊंगी। ठीक है, मैंने दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशियल एरिया मेरे पास होगा, डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है, ये डी चेंज इन फ्लक्स नहीं निकालना, तो सिंपल मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, ये वाला तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल भी आ गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। जब भी आपको कोई पाथ गिवन है और आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल आप ये अंदर वाले हिस्से को इतना छोटा कर देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रह जाए सिर्फ। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज है और इतना हिस्सा लें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितना मूविंग चार्ज गुजर रहा है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के जरिए। अब एक सवाल यहाँ पे बनता है, हमने ये बात बोली कि जितना फ्लक्स है उतना ही चार्ज है, तो जितना चार्ज है यहाँ से उतना ही फ्लक्स पास होना चाहिए ना, फ्लक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्या है? तो देखिए ये जो पॉइंट चार्ज होगा ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 30 माइक्रोकूलम्स। अगर हमसे पूछा जाता है ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल से बताओ कितना फ्लक्स गुजरा है, तो इस पूरे सर्कल से 30 माइक्रोकूलम्स ही गुजरा है। मगर अगर आपको एक हिस्सा दे दिया जाए तो वहाँ से 30 नहीं गुजर रहा पूरा, वहाँ से उसका कितना हिस्सा गुजर रहा है यह आप यहाँ से फाइंड करेंगे। सही है ना? और ये आपके पास जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटी होगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता है। ये जो चार्ज है ये स्केलर होता है और ये भी आपके पास स्केलर होता है, ये आपके पास वेक्टर होता है। अब देखें आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ये आपके पास डी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर आपको चार्ज गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? आपके पास चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, ये कैसा आया भाई? सिंपल है, फ्लक्स
चार्ज के बराबर होता है एस। सिंपल अगर मैं देखूं सर्कल का एरिया कितना होता है 4πr²। आप इस फॉर्मूले से भी डी निकाल सकते हैं। ये जो डी की वैल्यू है जो अंदर इंटीग्रेशन के अंदर है डी की वैल्यू वो इस तरीके से निकल के आएगी। और ये अभी हम लोग स्फीयर की बात करें तो ये स्फेरिकल सिस्टम की बात हो रही है, सही है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, स्फेरिकल सिस्टम के लिए ये था। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है इसलिए उनकी डायरेक्शन भी आती है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करें, डी और ई को आपस में रिलेट करें तो डी आपके पास बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई। अगर आपको डी गिवन है, ठीक है, या आपको ई गिवन है तो आप उससे दूसरी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अभी हम लोग सवाल जब करेंगे तो हमें सही से समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला हमने कहाँ यूज़ करना है। अब देखिए एक हमारे पास होता है गॉस लॉ, ये अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। वैसे तो भाई सिंपल सी बात है, गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो आपके पास बराबर है चार्ज के, मगर एक चीज़ है न्यू ये है कि वो बोलता है कि पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। और मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर पूरा क्लोज सरफेस होता, पूरा सर्कल होता, तो मैं डायरेक्ट कह देती कि यहाँ से फ्लक्स पूरे सर्कल से कितना गुजर रहा है जितना अंदर चार्ज है ना। 30 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है तो ये क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है जितना चार्ज मौजूद है। तो गॉस लॉ यही कहता है, वो कहता है ओपन नहीं, जितना क्लोज सरफेस होगा, फॉर एग्जांपल क्लोज सरफेस जैसा भी है ऐसा है और अंदर एक चार्ज इधर है, एक पॉइंट चार्ज इधर है, तो बताए इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल अंदर जो जितना चार्ज है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस उसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, मगर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होगा। सवाल करते वक्त ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, अभी मुझे भी हो रही थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लोज सरफेस के लिए आप लोग सिंपल लाइन इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। ये आपके पास जो है इस तरीके से सर्कल आ जाता है। स्फेरिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, ठीक है। या सरफेस को डिनोट करेंगे, या हम सरफेस को डिनोट करें, ठीक है, डी एस इंटू एस, यही ऊपर जो फॉर्मूला है। सिंपल बस आपने इंटीग्रेशन में क्लोज सरफेस के लिए ये जो है ना डिनोट करने के लिए लगाया है। और हमने अभी बोला कि दोनों आपस में बराबर हैं बाय एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखें, अभी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर क्यू निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े। आपको पता है कि रॉ क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, चार्ज थ्रू एनी वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, क्यू इक्वल्स टू रॉ वी, और वी उधर चला जाएगा। दोनों साइड पर अगर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करें, क्योंकि मैंने बोला कि वॉल्यूम या एरिया या कुछ भी हो वो डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी आ जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट करें क्योंकि मुझे चार्ज डी क्यू नहीं चाहिए था, तो ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, रॉ वी डी वी इस तरीके से आ गया। तो यह आपके पास Q बराबर होता है रॉ वी डी वी के इंटीग्रेशन के। तो Q फ्लक्स दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हमने Q का फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर हैं। जहाँ पे आपको ds की वैल्यू गिवन होगी वहाँ पे आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। कहीं पे आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होगी तो आप इसका यूज़ करेंगे। यही चीज़ सरफेस के लिए भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम के लिए हो। सरफेस के लिए कैसे होगी, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा इसकी तरह, यहाँ पे छोटा सा एस लिखेंगे और ये हो जाएगा रॉ एस डी एस। फिर यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूला की जगह ds का फॉर्मूला लिखेंगे। ये दोनों भी आपके पास जो है एज अ वेक्टर आ जाएंगे। तो बस ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये जो डी वी है और डी एस है, इनकी वैल्यूज़ आपको खुद से पता होनी चाहिए। देखें भाई, आपके पास सिलेंड्रिकल में ये लेंथ को छोड़ दें, ये लेंथ फॉर्मूलाज हैं अगर आप याद करना चाहें, क्योंकि यही फॉर्मूला ना लेंथ के तौर पे भी हो सकता है। यहाँ पे लेंथ हो जाएगी रॉ एल डी एल, सही है। तो ये तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। लेंथ के लिए अगर आप डी एल की वैल्यू देखें तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि डी एस की इनमें से कौन सी वैल्यूज सेलेक्ट करनी है। ये आपके पास डी एस की वैल्यूज है फॉर सिलेंड्रिकल सिस्टम। सवाल में सिलेंड्रिकल सिस्टम लिखा है, डी एस कहाँ से आएगा आपके पास, ये बताया ना, फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, डी एस कहाँ से लाएंगे। ये वाला तो चले सवाल में गिवन होगा, ठीक है, नहीं गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। मगर डीएस की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो डीएस हर सिस्टम के लिए मौजूद होता है। रेक्टेंगुलर के लिए भी, रेक्टेंगुलर के लिए डीएस क्या होता है भाई, दो प्लेन होते हैं ना। डीएस मतलब एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो डीएक्स इंटू डी वाई भी हो सकता है, डी वाई इंटू डी जेड भी हो सकता है, और डी जेड इंटू डी एक्स भी हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर सिस्टम के लिए। इसी तरीके से डीएस की 3 वैल्यूज ये है सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए। ये रही डीएस की 3 वैल्यूज, डीएस एरिया और सरफेस एक ही बात है। डीएस की 3 वैल्यूज स्फेरिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम का दोनों में एक ही फॉर्मूला होता है, तीनों में बल्कि। रेक्टेंगुलर सिस्टम का हमें पता है भाई, डी एक्स डी वाई डी जेड। रेक्टेंगुलर सिस्टम का बहुत आसान होता है, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और ये जो है आपके पास स्फेरिकल में वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये किसकी जगह आएंगे दोनों फॉर्मूलाज, जब डी वी होगा। इधर डी वी की जगह क्या आएगा, ये दोनों में से आपको एक पिक करेंगे,
ठीक है। जो भी आपको सवाल में ये सिस्टम गिवन है तो ये सिस्टम गिवन है तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। अब देखें आपके पास गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन है। अभी मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि ये चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास बराबर हो जाएगा डी के डेंसिटी के, मगर ये फॉर्मूलाज अलग से ड्राइव भी होते हैं और जो कि एक एप्लीकेशन है पूरी गॉस लॉ की। किस तरीके से देखें, ये आपने गॉस लॉ की अभी स्टेटमेंट पढ़ी, एनी क्लोज सरफेस पर अप्लाई होता है सिर्फ ये, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि डीएस और डीएस आपस में पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1 के बराबर होता है, मतलब दोनों स्केलर क्वांटिटीज बन जाएंगी। स्केलर क्वांटिटीज बन गई तो डीएस को मैंने बाहर निकाल लिया, ये मैं बात कर रही हूँ स्पेरिकल सिस्टम की। यहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ है, ये स्पेरिकल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल सिस्टम की बात करेंगे हम, यहाँ पे स्पेरिकल सिस्टम की बात हो रही है। अब डीएस की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, डीएस की वैल्यू आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखें डीएस की वैल्यू ये रही, कहाँ गई, स्पेरिकल सिस्टम के लिए 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू उठा ली, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू उठा ली, ठीक है। अब अभी मैं आपको सवाल में बताऊंगी कि इसमें से कैसे सेलेक्ट करना होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे उठाइए, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू उठानी होती है, ठीक है। थीटा की लिमिट्स हमें पता है 0 to पाई होती है, फाई की लिमिट 0 to 2 पाई होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई थी, ठीक है। सिंपल आपने इनपुट करा, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आएगा आंसर। यहाँ से डीएस की आंसर जो है वो क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि भाई ये डीएस तो स्केलर था, तो भाई ये भी स्केलर वैल्यूज ही हैं, तो जब वेक्टर था तो क्या था, आपने तो बोला था ये इसकी वैल्यू है, तो वेक्टर था तो सिंपल ए आर आ जाएगा ना इसके साथ वेक्टर। मैंने वेक्टर की बात नहीं करी इसलिए इसके साथ ए आर भी नहीं लिखा, इसलिए ना तो इसके साथ ए आर लिखा, वरना देखिए इसके साथ ए आर आता है, डी वाले के साथ डी भी एक वेक्टर होता है और ये डी एस भी एक वेक्टर होता है, मगर एप्लीकेशन के लिए सिर्फ मैं स्केलर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ए आर वैसे भी 1 ही होता है आपस में, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैंने शुरू में आपको डायरेक्ट भी बता दिया था कि डेंसिटी कैसे आई है और ये फॉर्मूला से ड्राइव होकर भी आती है। इसी तरीके से यही सेम काम अब हम लोग करेंगे सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए। सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए आपके पास यही क्यू बराबर हो जाएगा डी एस इंटू डी एस, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिस्टम का क्लोज सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डीएस की वैल्यू निकाल ली, ये वाली, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल के लिए आपने ये वैल्यू उठाई है, ठीक है। तो ये जगह डी फाई डी जेड 0 to L 0 to लेंथ जेड की कोई वैल्यू होगी ना, हाइट है होती है जेड, और फाई एक एंगल है 0 to 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे भी फाई के लिमिट्स जो है वो 0 to 2 पाई है। जब आपको सवाल में नहीं गिवन होंगी तो आपने यही लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है, मतलब वो पूरे फाई की बात कर रहा है, पूरे फाई की, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, सिंपल आपने इसको सॉल्व किया, ये 2 पाई रॉयल हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको डीएस की वैल्यू निकालनी हो सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए, ये हमने बात करी थी स्पेरिकल के लिए, आपको सवाल में सिलेंड्रिकल अगर गिवन होगा तो आप ये जो डी की वैल्यू है ना ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। या आपके पास हो गए डी के फॉर्मूलाज, फ्लक्स देख लिया, चार्ज देख लिया। अब सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने फॉर्मूलाज को यूज़ करना है। अभी भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है, एक पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिखे और अब हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमने कब यूज़ करना है।